आमतौर पर लगभग हर जेल से किसी न किसी कैदी के भागने की खबरें अक्सर आती रहती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई भी कैदी आज तक नहीं भाग पाया है। दरअसल इस जेल का नाम है द अल्काट्राज जेल, जो कि कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के तट से दूर अल्काट्राज द्वीप पर स्थित है। वैसे तो इस जेल को 1910 में बनाया गया था, लेकिन उस समय पर इस जेल का इस्तेमाल यूएस आर्मी करती थी। लेकिन जब साल 1933 में यूएस आर्मी ने उस जेल को छोड़ा तो 11 अगस्त 1934 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उस जेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में बदल दिया। ये जेल उन कैदियों और गैंगस्टर्स के लिए बनाया गया जो कि उस समय पर काफी खूंखार थे और पहले भी कई जेलों से भाग चुके थे। ये जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती थी, क्योंकि ये जेल पूरी तरह से बाहर से समुद्र से घिरी हुई थी। अल्काट्राज जेल को सबसे खतरनाक जेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता था वो या तो मारा जाता या फिर पकड़ा जाता। उस जेल में जो भी गार्ड्स थे उन्हें ऊपर से पहले से ही ऑर्डर्स थे कि जो भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करे उसे गोली मार दी जाए। लेकिन अगर कोई कैदी उन गार्ड्स की निगरानी से बचकर उस जेल से भाग भी जाता फिर भी कैदी का मरना तय था, क्योंकि जेल के चारों तरफ समंदर था और उसका पानी इतना ठंडा था कि कोई भी आदमी उस पानी में 20 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन जिस इतिहास के पन्नों में ये जेल सबसे सुरक्षित सलाखों के लिए जाना जाता है, उसी पन्ने में दर्ज है उन 3 शातिर कैदियों का नाम जो इस जेल की सुरक्षा घेरे को तोड़कर फरार हो गए थे। तो अभी तक मैंने आपको बताई जेल की कहानी। अब बात करते हैं कहानी के मुख्य किरदारों के बारे में। कहानी का पहला किरदार है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस का जन्म वॉशिंगटन में हुआ था और 11 साल की उम्र में अनाथ हो जाने के कारण 13 साल की उम्र से ही उसने अपना पहला क्राइम किया था। फ्रैंक मॉरिस को एक बार बैंक रॉबरी में पकड़ा गया और 10 साल के लिए लुजियाना जेल में भेज दिया गया। लेकिन मॉरिस उस जेल से भाग निकला। उसने फ्लोरिडा और जॉर्जिया में भी समय बिताया, लेकिन 1 साल बाद चोरी करते समय उसे दोबारा से पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1960 को फ्रैंक ली मॉरिस को द अल्काट्राज जेल में भेज दिया गया। तो इस जेल में उसकी मुलाकात एक पहले से सजा काट रहे एक कैदी एलन वेस्ट से होती है, जो कि इस कहानी का दूसरा किरदार है। एलन वेस्ट का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और वेस्ट को अपने पूरे जीवन काल में 20 से अधिक बार गिरफ्तार किया गया था। दरअसल एलन वेस्ट कार की चोरी करता था। 1955 में कार चोरी के आरोप में पहले अटलांटा पेनिटेंट्री में, फिर फ्लोरिडा स्टेट जेल में कैद किया गया था। फ्लोरिडा जेल से भागने के प्रयास के बाद उसे 28 साल की उम्र में 1957 में अल्काट्राज जेल में भेज दिया गया। यानी कि एलन वेस्ट को मॉरिस के आने से 3 साल पहले अल्काट्राज जेल में भेज दिया गया था। यानी कि फ्रैंक मॉरिस एलन वेस्ट को पहले से ही जानता था, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात पहले फ्लोरिडा जेल में हो चुकी थी। और इसके बाद 24 अक्टूबर 1960 को जॉन एंगलिन और उसके लगभग 2.5 महीने के बाद यानी कि 16 जनवरी 1961 को क्लैरेंस एंगलिन नाम के 2 कैदी अल्काट्राज जेल में पहुंचते हैं, जो कि इस कहानी के तीसरे और चौथे मुख्य किरदार हैं। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन दोनों सगे भाई थे और इन दोनों भाइयों को बैंक रॉबरी और फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश के इल्जाम में अल्काट्राज जेल में लाया गया था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये दोनों भाई भी मॉरिस और एलन वेस्ट को पहले से ही अपनी सजा के दौरान फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे। तो आपने भी कहीं पर जरूर देखा होगा कि जहां पर अपनी जान पहचान के लोग मिल जाते हैं वहां पर कुछ अलग ही बात होती है, वहां पर वक्त आराम से कट जाता है। वैसा ही इन चारों कैदियों के साथ भी हुआ था, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये चारों अलग अलग टाइम पीरियड में जेल में आए थे, तो इनके अलग अलग सेल्स बने हुए थे। एलन वेस्ट और जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन को जो सेल नंबर अलॉट हुआ था वो बी ब्लॉक में था, लेकिन फ्रैंक मॉरिस को जो सेल अलॉट हुआ था वो अलग ब्लॉक में था। इसलिए मॉरिस उन तीनों कैदियों से सिर्फ उसी टाइम मिल पाता था जब टाइम के हिसाब से या तो खाना खाने के लिए सारे कैदी बाहर आते थे या फिर किसी और काम से बाहर जाना पड़ता था। तो इसलिए सितंबर 1961 में फ्रैंक मॉरिस ने जेल अथॉरिटी से अपना सेल बदलकर बी ब्लॉक में दूसरा सेल देने की अर्जी लगाई, जिसे कि कुछ समय के बाद जेल अथॉरिटी ने मान भी लिया और फ्रैंक मॉरिस को बी ब्लॉक में लाया गया।
इसके बाद फ्रैंक मॉरिस और बाकी के कैदी आपस में रोज मिल सकते थे और बातें भी कर सकते थे, और दिन में करीबन 13 बार सभी कैदियों की गिनती भी की जाती थी ताकि कोई भी कैदी वहां से भाग ना सके। लेकिन वैसे तो ये जेल कैदियों के लिए बहुत खतरनाक थी, लेकिन फिर भी जेल में रहने वाले कैदियों को पूरी सुख सुविधाएं दी जाती थी। जैसे कि जिन कैदियों को पढ़ाई का शौक था उनके लिए जेल में लाइब्रेरी थी, जिनको गाने बजाने का शौक था उनके लिए वहां पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी दिए जाते थे, और इसके अलावा हर रात को म्यूजिक पीरियड भी होता था जिसमें सभी कैदी म्यूजिक बजाते थे। फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूजिक का काफी शौक था, इसलिए वो भी म्यूजिक बजाता रहता था। लेकिन जो जेल होता है वहां पर काम भी कैदियों में डिवाइड होता है। कोई बाल काटने का काम करता था तो कोई साफ सफाई का काम करता था, ताकि कैदियों का टाइम पास भी हो सके और बदले में उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाए। इसलिए वहां पर जेल में मॉरिस को लाइब्रेरी में काम मिल चुका था और क्लैरेंस एंगलिन कैदियों के बाल काटता था, और जो एलन वेस्ट था वो पूरे बी ब्लॉक की साफ सफाई और पेंटिंग का काम करता था। तो इसलिए जब एक दिन एलन वेस्ट बी ब्लॉक के ऊपर साफ सफाई कर रहा था तो धूल मिट्टी सारी नीचे गिरने लगी, जिसकी वजह से वहां पर गार्ड ने नीचे बुलाकर उससे खूब डांटा और कहा कि ठीक से साफ सफाई करो। तो इतना होने के बाद एलन वेस्ट ने जवाब दिया कि धूल मिट्टी साफ सफाई करते समय नीचे को ही आएगी और कहां जाएगी। लेकिन एलन ने इसका उपाय भी बताया कि अगर आप चाहते हैं कि धूल मिट्टी नीचे ना गिरे तो वहां पर एक पर्दा लगा दीजिए, फिर उसके बाद धूल मिट्टी नीचे को नहीं गिरेगी। तो इसके बाद उसकी ये बात जेल अथॉरिटी के पास पहुंची और वहां पर उसकी बातों पर अमल करके उसी जगह पर पर्दा भी लगाया गया। तो ये पर्दा दरअसल उसने धूल मिट्टी से बचने के लिए नहीं, बल्कि उन चारों कैदियों को नाव बनाने और रेनकोट बनाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर कोई आए जाए ना, इसलिए वहां पर उसने धूल मिट्टी का बहाना लगवाकर पर्दा लगवा दिया। तो इसके बाद कुछ समय तक सब कुछ सही चला और फिर समय आया 1962 का। 12 जून 1962 की सुबह 7:15 पर अमेरिका की अल्काट्राज जेल में सुबह सुबह कैदियों की नंबरिंग की जा रही थी। तो जब उनकी हाजिरी लग रही थी तो एलन वेस्ट की सबसे पहली बारी आई। तो एलन वेस्ट अलार्म बजने के बाद उठ चुका था। तो जेलर हाजिरी लगाने के लिए मॉरिस के सेल की तरफ गया। तो इस दौरान जेलर ने देखा कि फ्रैंक मॉरिस सोया हुआ है। उसे उठाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं उठा तो जेलर ने उसके सिर पर जोर का डंडा मारा और डंडा मारते ही उसका सिर बिस्तर से नीचे लुढ़क गया और जेलर डर गया और डर के मारे वो पीछे चला गया। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वहां सिर नहीं बल्कि एक मोम का पुतला था। जब जेलर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि इसी तरह से जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन के भी सर के पुतले बिस्तर पर पड़े हुए हैं। यह सब एक ऐसी जेल में हो रहा था जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता था, और जेल का नाम था द अल्काट्राज जेल। वो तीनों कैदी जेल से भाग चुके थे, लेकिन किसी को भी अता पता नहीं था। उसके बाद जेल में सायरन बजाया जाता है, जिसकी जरूरत शायद जेल में पहली बार महसूस हुई, क्योंकि आज तक उस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। लेकिन वो कैसे भागे ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब उन तीनों के सेल की जांच की गई तो उन तीनों के सेलों में रोशनदान जैसी दिखने वाली छोटी सी खिड़की टूटी हुई थी, और ये सिर्फ एक सेल में नहीं बल्कि तीनों सेलों में देखा गया। तो इतना देखने के बाद सभी कैदियों के सेलों की जांच की गई। तो जब एलन वेस्ट के सेल की बारी आई तो उसकी सेल की खिड़की पर कच्ची सीमेंट लगी हुई थी। तभी जेलर को एलन वेस्ट पर शक हुआ और उससे पूछताछ की गई। तो जब उससे पूछा गया तो उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके लिए जेल अथॉरिटी ने एक शर्त रखी कि अगर एलन अपने साथियों के भागने के तरीके और आगे के प्लान के बारे में उनको बता देगा तो उसको जो जेल से भागने की सजा मिलनी है उसको वो माफ कर देंगे। और इतना बोलने के बाद एलन ने सोचा कि वो तो यहाँ से भाग ही चुके हैं, अब मेरा फायदा इसमें है कि उनको मैं सारा कुछ सच सच बता दूं। तो वो शुरू से लेकर कहानी को बताना शुरू कर देता है। उसने बताया कि दिसंबर 1961 में हम चारों के बीच एक योजना बनी कि हमने इस जेल से किसी भी तरह से भागना है, लेकिन हम सबके मन में एक सवाल था कि ऐसा होगा कैसे। फिर एक दिन फ्रैंक मॉरिस ने काम करते हुए देखा कि जेल की छत पर बने वेंटिलेशन में एक जाली लगी हुई है जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन उस समय पर मॉरिस दूसरे सेल में मौजूद था और उसके लिए सबसे पहले बी ब्लॉक में आना बहुत जरूरी था ताकि हम चारों आगे का प्लान बना पाते।
उसने अपनी अर्जी लगाई और वो भी हमारे साथ बी ब्लॉक में आ गया। अब इतना तो हो चुका था, अब तो हम चारों मिलकर प्लान भी बना सकते थे। लेकिन हम सबके दिमाग में एक सवाल था कि वेंटिलेशन की जाली तक पहुंचने के लिए जरूरी था रात में अपने अपने सेल से निकलकर चारों उस वेंटिलेशन रैक तक पहुंचे, जो कि जेल के एक दूसरे सेक्शन में था। अगर जेल की सलाखों को काट भी लेते तो भी बाहर गार्ड्स रात पर खड़े रहते हैं। ऐसे में मॉरिस ने एक दूसरा तरीका खोजा। उसके पीछे 8-9 इंच की मोटी दीवार थी। उसने देखा कि उनके सेल की पीछे की दीवार में नीचे एक सिंक बना हुआ है और सिंक से देखने पर उन्हें पीछे गैलरी दिख रही थी जिसमें कि मोटे मोटे पाइप लगे हुए थे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो इस सिंक को चारों तरफ से काट कर और बड़ा कर देंगे ताकि उसमें आदमी आ जा सके। फिर उसके बाद वो सभी कैदी वहां से बाहर निकलकर गैलरी के पाइप से ऊपर चढ़कर वेंटिलेशन से निकल जाएंगे। तो उन सब ने किचन से चाकू कांटे इकट्ठा कर दीवार को खोदना शुरू कर दिया। वो रोज दीवार को खोदते थे और जब वहां पर कोई आता था तो वहां पर शुरुआत में कोई चीज लगा देते थे, यानी कि कोई सी भी चीज वहां पर रख देते थे। लेकिन जैसे जैसे दीवार में गड्ढा बड़ा होता गया तो गार्ड्स उसको देख ना ले तो उसने सेम खिड़की जैसा पेंट उसने गत्ते पर लगा दिया और गत्ते को खिड़की की शेप में काट दिया। और जब भी वो खिड़की में गड्ढा खोदते तो उसके बाद वो उस गत्ते को उस खिड़की पर लगा देते थे। लगभग 6 महीने की मेहनत से एक बड़ा सा छेद तैयार हो चुका था। तो ये दीवार में छेद करने का सारा काम उन्होंने तब किया जब रात को जेल में संगीत बजता था। दीवार में होने वाला सुराग पीछे एक गैलरी में निकलता था। यहाँ से ऊपर चढ़कर वो जेल के ऊपरी माले तक पहुंच सकते थे और वहां से वेंटिलेशन तक पहुंचना बहुत आसान था। लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू होनी थी। जेल से निकलकर उन्हें समुंदर पार करना था और इस काम के लिए जरूरत थी एक नाव की। चारों कैदियों ने मिलकर इसका भी हल निकाला। मॉरिस अल्कट्राज की लाइब्रेरी में काम करता था और उसे वहां पर बुक मिली पॉपुलर मैकेनिक्स की। भागने से कुछ महीने पहले उन लोगों ने गैलरी के ऊपर एक खाली जगह में अपनी वर्कशॉप भी बनाई जहां पर एलन वेस्ट ने पर्दा लगवाया था, ये कहकर कि यहां से धूल मिट्टी नीचे गिरती है। और वहां पर वो लोग रेनकोट की मदद से नाव बनाने लगे। तो इस काम में उनकी मदद की पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन ने। तो किस्मत से इसमें उन्हें नाव बनाने का तरीका मिल चुका था और जेल में मौजूद औजारों और रेनकोट की मदद से उन्होंने एक नाव भी तैयार कर ली थी। सारी तैयारी के बाद एक चीज और मायने रखती थी। जरूरी था कि किसी को उनके गायब होने का पता ना चले ताकि उन्हें भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट की मदद से नकली सिर बनाए और उन्हें रंग दिया। पेंट ढूंढने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि एलन वेस्ट पेंटिंग का काम करता था और क्लैरेंस एंगलिन लोगों के बाल काटता था। तो इसलिए उसने कटे हुए बाल उस साबुन से बने सर पर लगा दिए। तो इसलिए उन्होंने अपने नकली सिरों को गद्दे और तकिए के ऊपर इस तरह से डाल दिया ताकि देखने वाले को लगे कि कोई इंसान सोया है। 11 जून 1962 की रात जब कैदियों की गिनती के बाद 9:30 बजे जेल की लाइटें बंद हुई तो उन लोगों ने अपने अपने पुतले को अपने बिस्तर पर रख दिया और उन्हें एक ऐसी शेप दी जिससे जेलर को लगे कि वो लोग यहीं पर हैं। जून 1962 की वो रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। तो उस रात कुछ देर के लिए बिजली जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें अटक गई। चारों को अपनी कोठरी के छेद से बाहर निकलना था, लेकिन एलन कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। तो एलन ने अपने साथियों को आवाज दी कि दोस्तों मैं यहां से नहीं निकल पा रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। तो उन तीनों ने एलन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। कुछ देर मदद करने के बाद तीनों की समझ में आ चुका था कि एलन अब इस छेद से नहीं निकल पाएगा और यहाँ पर तीनों का रहना खतरनाक साबित भी हो सकता है। तो मॉरिस ने कहा कि सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में अब हम यहाँ पर और वक्त जाया नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई है उस पर जितना कम वजन हो उतना अच्छा है। तो एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चिल्ला चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने अपने मन ही मन में कहा कि खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आजादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी थी कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजरें चुराने के बाद रात के करीबन 11:30 बजे अपनी नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे।
तो उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इतनी भनक तक नहीं लगी थी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे देखा और उसे जूझते हुए देखा तो उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। तो अब आते हैं इसके बाद की कहानी पर। इतना सब तो हो चुका था। अब अगली सुबह जब जेल अधिकारियों को उनके भागने का पता चला तो उनके पास कैदियों के बारे में कोई पता नहीं था कि वो जिंदा है या फिर मर गए। तो तुरंत पुलिस ने एक तलाश अभियान शुरू कर दिया। एलन से एफबीआई के द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उनका प्लान था कि सबसे पहले वो चारों एंजल टापू पर जाएंगे, जो कि अल्कट्राज जेल से 3 किलोमीटर दूर था। उसके बाद उनका प्लान था कि वो इससे आधा मील दूर शहर में प्रवेश करेंगे और वहां से एक कार को चोरी करेंगे और अपने लिए कपड़े चुराएंगे और हमेशा के लिए देश छोड़कर चले जाएंगे। महीनों तक पुलिस ने और एफबीआई ने उन तीनों कैदियों को ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिले। कई सालों तक केस में एफबीआई जांच करती रही, लेकिन 15 साल बाद केस को बंद कर दिया गया। तो हालांकि इस रहस्यमयी जेल ब्रेक के 1 साल बाद 1963 में सबसे खतरनाक जेल मानी जाने वाली अल्कट्राज जेल को भी बंद कर दिया गया। तो कई दिनों तक चले अभियान के बाद एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ज्यादातर संभावना इस बात की है कि तीनों समंदर की तेज लहरों में डूब गए होंगे। हालांकि ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की थी कि समुद्र के बहुत ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज्यादा तैर नहीं सकता था और अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज्यादा देर तक समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफी वक्त तक तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारों पर कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन कुछ समय के बाद नॉर्वे के एक जहाज ने गुजरते हुए खाड़ी में एक लाश देखी थी और अल्कट्राज जेल को सूचित किया गया, क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के ही कपड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जहाज रोकर इस लाश की जांच पड़ताल करना नामुमकिन था, तो इसलिए लाश किसकी थी ये तो नहीं पता चल पाया। इन कैदी भागे तो समुद्र में बचे कैसे और कहां चले गए, ये कुछ ऐसे सवाल थे जो एफबीआई के सामने हमेशा खड़े रहे। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला और एफबीआई के निष्कर्ष को सही मान लिया गया कि तीनों मर चुके हैं। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी। तो इस दावे के बाद एफबीआई के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में द अल्कट्राज जेल से भागे 2 एंग्लिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा किया था। सच का खुलासा करते हुए बयान दिए थे जिसमें उसने बताया था कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वो उसके संपर्क में था। घटना के बाद के सालों में कई लोगों ने इस केस की तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन जहां तक अल्कट्राज जेल की बात है उसे 1963 में बंद करके एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया गया। फिलहाल इस कहानी का एंड करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।